हेलो स्टूडेंट्स, एसटी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था रासायनिक बलगतिकी। और रासायनिक बलगतिकी में आज हम एक थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संक्रमण अवस्था सिद्धांत। तो संक्रमण अवस्था सिद्धांत जो है वो क्या होता है और इसका जो है वो अभिक्रिया का वेग जो है उससे क्या रिलेशन है उसकी हम बात करेंगे। वास्तव में संक्रमण अवस्था सिद्धांत जो है ये सक्रियण ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ एक थ्योरी है। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई ये थ्योरी क्या हमें बताती है, देखिए जैसे आपको पता है कि हमने ये पढ़ा कि ए बी सी डी ये अभिकारक हैं, अभिकारक और अभिकारक जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। उत्पाद बनाएंगे तो वो उत्पाद जो है वो जब बनते हैं तो उनके बीच में ना यहाँ पर एक स्टेप और आता है। हालांकि वो अलग से कोई स्टेप नहीं है। जब अभिक्रिया हो रही होती है तो उस अभिक्रिया के दौरान ही ये जो है वो बात होती है इसमें। तो देखिए क्या होता है कि जब अभिक्रिया हो रही होती है तो एक अवस्था ऐसी आती है जब ए और बी में जो बंध है वो टूटने लगता है। ठीक है, ए और बी के बीच में जो बंध है वो टूटने लगता है और साथ साथ में क्या होता है, सी और डी जो है उसमें भी जो बंध है वो टूटने लगता है। तो ये दोनों बंध टूटने लगते हैं। जिस वक्त ये बंध टूट रहे होते हैं उसी वक्त ए और सी के बीच में बंध बन रहा होता है और उसी वक्त बी और डी के बीच में बंध बन रहा होता है। फिर क्या होता है कि जब ये बंध तो टूट जाते हैं और ये बंध बन जाते हैं तो इसका मतलब AC प्लस BD दो प्रकार के ये बंध इस प्रकार से दो प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बन जाते हैं। ये जो है उत्पाद बन गए यहाँ पर और इस अवस्था को ही हम क्या कह देते हैं, संक्रमण अवस्था कहते हैं। ये हमारे बन गई संक्रमण अवस्था। क्लियर हुई बात। अब जो संक्रमण अवस्था है इसको हम इंग्लिश में अगर नाम दें तो ये होगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, संक्रमण अवस्था। और संक्रमण अवस्था जो है ये इसको एक्सप्लेन जो है वो किसमें किया जाता है, संक्रमण अवस्था सिद्धांत में किया जाता है। ठीक, तो एक बात आपने सीख ली कि संक्रमण अवस्था क्या होती है। क्लियर हुई ना बात। अब संक्रमण अवस्था ये होती है लेकिन ये सक्रियण ऊर्जा के साथ किस प्रकार से संबंधित है ये मैं आपको बताऊंगा और ये हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए सक्रियण ऊर्जा का जो हमने ग्राफ बनाया था वो आप लोगों को याद होगा कि हमने जो सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ बनाया था वो कुछ इस प्रकार से था। इसमें जो ये ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, देखिए इस प्रकार से ग्राफ बनता है ना, ऐसे करके ये ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ में यहां जो है यहां ये जगह किसकी है, अभिकारकों की है। अभिकारक कौन थे, AB प्लस CD ये अभिकारक थे। और जो ये जगह है ये किसकी है, ये उत्पाद है यहाँ पर AC प्लस BD। ठीक है ना, तो ये उत्पाद हो। फिर हमने बात की थी ऊर्जाओं की, तो ये इस अक्ष पर हम जानते हैं कि ऊर्जा है और इस अक्ष पर क्या है, समय। ठीक, ये जो ऊर्जा थी इस ऊर्जा को हमने नाम दिया था अणु की औसत ऊर्जा या सामान्य ऊर्जा। सामान्य ऊर्जा। और जो ये ऊर्जा थी इसको हमने नाम दिया था, ये अतिरिक्त ऊर्जा है जो कि अभिक्रिया करने के लिए या टक्करों के लिए आवश्यक होती है। तो इस ऊर्जा का नाम हमने दिया था क्या, एक्टिवेशन एनर्जी, और हिंदी में हम बोलेंगे इसको
सक्रियण ऊर्जा। ठीक, और जो ये ऊर्जा थी, जो कुल ऊर्जा थी, इस कुल ऊर्जा को नाम हमने दिया था दहलीय ऊर्जा। तो ये मैंने आपको जो पिछला टॉपिक पढ़ाया था उसकी डिटेल है। हम पढ़ रहे हैं संक्रमण अवस्था सिद्धांत। तो देखो AB और CD जो है इसको AC और BD में बदलने के लिए ये वाला ऊर्जा अवरोध पार करना पड़ेगा। लेकिन इस ऊर्जा अवरोध में यहां जब कोई भी अणु ऊर्जा ग्रहण कर लेता है टक्कर होने फलस्वरूप, जब इन दोनों की टक्करें होंगी तो ऊर्जा उत्पन्न होगी, और वो ऊर्जा जब इतनी हो जाएगी, इतनी पहुंच जाएगी, तब फिर उत्पाद बनेंगे। तो यहां पर इस अवस्था पर जब ये उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, यहां पर क्या होता है, एक अवस्था का निर्माण होता है, और इस अवस्था को ही क्या कह देते हैं, अपने संक्रमण अवस्था कह देते हैं। तो ये देखो संक्रमण अवस्था, इससे पहले जो मैंने बनाई थी वो ये वाली अवस्था यहां बनती है। संक्रमण अवस्था जो है वो इस प्रकार से बन जाती है। क्लियर हुई बात? संक्रमण अवस्था सिद्धांत जो है वो इतना ही है। इसमें अपने सिर्फ ये समझाते हैं कि जब कोई भी अभिकारक के अणु सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें क्या होता है, जो पुराने बंध है वो तो टूटने लगते हैं और नए बंध जो है वो बनने लगते हैं। नए बंध जब बनते हैं या पुराने टूटते हैं तो एक इस प्रकार की संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, और वो संक्रमण अवस्था जो है कहां बनती है, सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त कर लेने के बाद प्राप्त होती है। ठीक है भाई, दहलीय ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा और अणुओं की सामान्य ऊर्जा जो है वो आपको पता ही है कि यहाँ पर ये क्या सिस्टम है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी बात आपको इसमें क्या याद रखनी है, उत्प्रेरक वाली। तो उत्प्रेरक जो है उसका मैं आपको कंसेप्ट थोड़ा सा और समझा देता हूं कि उत्प्रेरक जो है वो किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो ये सेम ग्राफ जो है मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं इस प्रकार, ये ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग है वो सक्रियण ऊर्जा से कैसे संबंधित है। देखो भाई, ये ऊर्जा जो है वो सक्रियण ऊर्जा है। ठीक है ना, यहां पर हमने ऊर्जा लिख दिया, यहां हमने समय लिख दिया। सक्रियण ऊर्जा जो है देखो यहां पर ये सक्रियण ऊर्जा है। तो सक्रियण ऊर्जा जो है उसका संबंध अगर अपन वेग से स्थापित करें तो वेग जो है देखो, सक्रियण ऊर्जा अगर कम होगी, मतलब ये पहाड़ जो है अगर बड़ा होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ जाने में, इसका मतलब वेग ज्यादा होगा। ठीक है, वेग कम होगा, ज्यादा क्या होगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, वेग कम होगा। और अगर ये पहाड़ी छोटी हो जाए तो वेग तो बढ़ जाएगा, टाइम जो है वो भी कम लगेगा। तो इसमें देखो वेग समानुपाती 1 बटा सक्रियण ऊर्जा। ठीक, यानी कि सक्रियण ऊर्जा कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, और सक्रियण ऊर्जा ज्यादा होगी तो वेग क्या होगा, कम होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ये सिस्टम। क्लियर हुई बात? तो वेग के साथ, अभिक्रिया के वेग के साथ सक्रियण ऊर्जा का जो संबंध है वो आप इस प्रकार से इसमें समझ सकते हैं। दूसरी बात, अब हम उत्प्रेरक की बात कर रहे थे। उत्प्रेरक देखिए कैसे काम करेगा इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, यहां लिख देता हूं, उत्प्रेरक कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक तो होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरकों का क्या काम है कि वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक, और एक होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तीन का निशान नीचे की ओर है तो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अब देखो
जब धनात्मक उत्प्रेरक हम इसमें उपयोग में लाएंगे तो वो क्या करेगा, उसके लिए फिर ग्राफ जो है वो इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ठीक है, यानी कि ये हमने क्या मिला दिया इसमें, धनात्मक उत्प्रेरक मिला दिया, और धनात्मक उत्प्रेरक ने क्या कर दिया, सक्रिय ऊर्जा के मान को क्या कर दिया, कम कर दिया। पहाड़ जो था वो छोटा हो गया है, तो सक्रिय ऊर्जा का मान अगर कम होगा तो ये अभिकारक उत्पाद में जल्दी पहुंच जाएंगे ना इधर, तो वेग अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो सक्रिय ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, धनात्मक उत्प्रेरक की वजह से कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं देखो ये धनात्मक उत्प्रेरक लिखा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सक्रिय ऊर्जा जो है उसको फिर क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। क्लियर। और फिर देखो ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक हमने मिलाया ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखो अब ये वैल्यू बढ़ गई है सक्रिय ऊर्जा की, सक्रिय ऊर्जा बढ़ेगी तो फिर वेग अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इसको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ग्राफ जो है किसका है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्लियर हुई। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ऋणात्मक उत्प्रेरक है वो तो क्या कर देते हैं, सक्रिय ऊर्जा के मान को बढ़ा देते हैं, मान को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और धनात्मक उत्प्रेरक जो है वो सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। क्लियर है। तो ये अपना उत्प्रेरक का कांसेप्ट, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक, सक्रिय ऊर्जा, और सक्रिय ऊर्जा के साथ ही संक्रमण अवस्था जो है वो क्या होती है, ये मैंने आपको इसमें बताया। ठीक, चलिए अब इसके बाद सक्रिय ऊर्जा के साथ ही एक और कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, और वो है अभिक्रिया के प्रकार का, कि अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी होगी या ऊष्माशोषी होगी। तो ये भी हम सक्रिय ऊर्जा के मान से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए यहां पे मैं एक बार एक ग्राफ बनाता हूं, और ये ग्राफ है, ये ऊर्जा हमने लिख दी, ये समय लिख दिया, और आप इसमें देखिए कि ये ग्राफ जो है AB बदल रहा है CD में, और CD बदल रहा है AB में, ये है। ठीक है, तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ये कौन सी है, अग्र अभिक्रिया, और ये कौन सी अभिक्रिया है, पश्च अभिक्रिया। साम्यावस्था वाले पाठ में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर तो कौन है, AB है, और यहां कौन है, CD है। ठीक, अब देखो, अब एक चीज को ध्यान से समझना है जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। देखो कि जब AB जो है ये क्रियाकारक हुआ ना, या अभिकारक हुआ, अभिकारक, और ये कौन हो गया, उत्पाद हो गया। तो अभिकारक जब उत्पाद में बदलता है तो इसको कितनी सक्रिय ऊर्जा की जरूरत है, इतनी। ये देखो ये सक्रिय ऊर्जा, इसको मैंने नाम दे दिया EA, एक्टिवेशन एनर्जी है ना ये, तो इसको हमने नाम दे दिया EA1, EA1। ठीक, अब एक बार के लिए हम AB से CD बन रहा था, तो ये सक्रिय ऊर्जा चाहिए। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि जब यह अभिक्रिया उल्टी चलेगी, उत्पाद से अभिकारक बनेगा, तो अभिकारक तो इस वक्त फिर ये हो जाएंगे ना, अभिकारक तो ये हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, उत्पाद। जब ये अभिक्रिया उल्टी चलेगी, ये देखो अभी ऐसे चल रही थी, जब ये पश्च अभिक्रिया चलेगी तो ये अभिकारक हो जाएंगे और ये उत्पाद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये अभिकारक उत्पाद में बदल जाएंगे तो देखो क्या होगा, अब ये अभिकारक है, ये इनको उसमें बदलने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये देखो भाई, इनको इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो सक्रिय ऊर्जा ये हो जाएगी इसके लिए, इसको हमने नाम दे दिया EA2। ठीक है, यानी कि जब भी कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है, तो दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया
अभिक्रिया जो है उसमें दो सक्रियण ऊर्जाएं होती हैं, एक E1 होती है और एक E2 होती है। ठीक है, ज्यादा कौन सी है इसमें देख के बताओ कि ज्यादा कौन सी है। तो E2 ज्यादा है और E1 क्या है, कम है। समझ में आई ना बात, E1 कम है, E2 ज्यादा है। अब देखो इन दोनों का जो अंतर होगा उसको हम डेल E लिख लेंगे, डेल E। ठीक है, तो देखो डेल E लिख देते हैं, इसको यहां लिख देता हूं मैं साइड में, डेल E EA1 माइनस EA, ये इन दोनों की ऊर्जाओं का अंतर हो गया। ठीक है, अब यहाँ दो केस हो सकते हैं, एक तो ये सामने बना हुआ है आपके, दूसरा केस ऐसे भी हो सकता है कि EA2 जो है वो कम हो जाए और EA1 ज्यादा हो जाए, दोनों ही केस हैं। तो ठीक है, पहला देखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में देखो क्या होता है कि EA1 जो है वो कम है और EA2 जो है वो ज्यादा है। ठीक, तो जब ये ऐसा होगा तो डेल E बताओ मुझे क्या भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। EA2 ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगा EA2। ठीक है, डेल E जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल E नेगेटिव होते ही ये जो अभिक्रिया है वो कौन से प्रकार की हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी प्रकार हो जाएगा। ठीक है भाई, ऊष्मा क्षेपी प्रकार हो जाएगा। केस सेकंड में EA1 जो है वो ग्रेटर देन है EA2 से। ठीक है, यानी कि अगर ऐसा हो जाए कि EA1 जो ये वाली ऊर्जा है ये तो ज्यादा हो जाए, वो वाली कम हो। ठीक है, ग्राफ इसमें ऐसा बनेगा, ये देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये वाली ऊर्जा क्या हो जाएगी EA2 और जो ये वाली होगी इसके लिए वो हो जाएगी EA1। समझ में ना, उल्टा ग्राफ बनेगा। तो उस केस में क्या होगा, EA1 ज्यादा और EA2, तो डेल E क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। डेल E की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। डेल E की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऊष्मा शोषी प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये लास्ट कांसेप्ट था आपका। लास्ट कांसेप्ट में आपको ये याद रखना है कि अभिक्रिया का जो प्रकार है कि वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी है या ऊष्मा क्षेपी है, ये आपको सक्रियण ऊर्जा से भी पता चल सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा और जो अपना ये ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी प्रकार है उनमें आपस में क्या संबंध पाए जाते हैं। क्लियर, चलो तो ये अपना यहाँ पर टॉपिक खत्म हुआ और इस टॉपिक के साथ साथ अपना ये लेसन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये लास्ट टॉपिक था इस केमिकल काइनेटिक्स का, रासायनिक बलगतिकी का ये लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो अभी मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, सिंपल सा जो कल हमने किया था उसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल है वो अपने करते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों ये सवाल दिया हुआ है, एक अभिक्रिया में 700 केल्विन और 800 केल्विन टेम्परेचर पर वेग स्थिरांक जो है वो K1 है 2.0 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और K2 जो है वो 32.0 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक है, ये अपने को ताप दे दिए, यानी कि ये तो हो गया T1 और ये कौन सा हो गया T2, ये हो गया K1 ये हो गया K2 और अपने से क्या पूछा है, सक्रियण ऊर्जा पूछी है। तो कल जो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था सेम उसी प्रकार का है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अपने पास फार्मूला है log K2 upon K1 is equal to 2.303, सॉरी ये फार्मूला है आपका EA ऊपर आएगा, EA 2.303 R 1 upon T1 T2 और T2 माइनस T1। देखो ये फार्मूला था। अब अपने को कुछ नहीं करना, वैल्यू अपने को दी हुई है, वैल्यू उठा के इसमें
वैल्यू पुट करनी है अपने को। ठीक, चलो देखो कैसे करेंगे। log K2 कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। K1 कितना है 2 दिया हुआ है। ये अपने को ज्ञात करना है। 2.303 का अपने को पता है। 8.314 हो जाएगा। R का मान है ना, R का मान कितना हो जाएगा 8.3। T2 में से T1 यानी कि 800 में से 700 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इनटू T1 कितना है 700 और T2 कितना है 800। क्लियर? यहीं पे देख लो log 32 बटा log 2 है तो कितना आ जाएगा, ये log 16 आ जाएगा। ठीक, और log 16 की जगह मैं यहां बता देता हूं आपको, log 16 अगर लिखा हुआ है तो अपने इसको log 16 का डायरेक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। इसको आप ऐसे करो, log 2 की पावर 4 कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 ही तो लिखा हुआ है। अब log x की पावर y है तो उसको क्या कर देते हैं अपने y log x, तो ये आ जाएगा 4 log 2। 4 into log 2 का मान होता है 0.3010। समझ में आई बात? तो यहां मैं सीधा ही क्या लिख रहा हूं 4 into 0.3010 लिख रहा हूं सीधा ही। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू रख दी हमने। अब आगे अपने को क्या करना है, EA का मान ज्ञात करना है, तो कर लेते हैं। EA बराबर क्या हो जाएगा, ये सारे एक साइड में ले लो, EA को अकेला छोड़ दो। तो देखो 4 into 0.3010 गुणा 2.303 into 8.314 गुणा 700 गुणा 800 बटा 100। ठीक, सारी कैलकुलेशन जब आप करोगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 129.6 जूल मोल इनवर्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी जरूर लगती है लेकिन ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुश्किल नहीं है। इसको आप सवाल को ऐसे कर सकते हो। ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, न्यूमेरिकल जो है वो आपका इसमें आ सकता है। ठीक है भाई, तो ये आपका रासायनिक बल गतिकी का लेसन यहाँ पर खत्म होता है, केमिकल काइनेटिक्स का। ठीक, इसके बाद में हम अगला लेसन जो है वो भी कुछ ऐसा लेसन स्टार्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है और उसमें भी मैथ्स थोड़ी सी ज्यादा है, न्यूमेरिकल थोड़े से ज्यादा आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया लेसन स्टार्ट कराऊंगा और तब तक आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से नोट्स बना लो इसके, ताकि कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स जो है वो ना रहे। इस लेसन में आपको मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, रासायनिक बल गतिकी वाला जो पार्ट है उसमें मतलब 99% चांस है कि न्यूमेरिकल ही आएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, वो हो सकता है कम नंबर का आएगा, लेकिन जो सवाल है वो 2 या 3 नंबर का सवाल आएगा। तो इसलिए जितने मैंने आपको इसमें न्यूमेरिकल कराए अलग अलग प्रकार के, वो सारे न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। तो उनकी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है और कल हम फिर नया लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।